के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली 3 बजे यहाँ पर पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आज का जो मॉडल पेपर है वो आपका स्पेशल मॉडल पेपर है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर प्रयास करिएगा कि आपका जो स्कोर है आप लोग गिनते जाइएगा कि आपका कितना स्कोर आपका जा रहा है। काउंटिंग करिएगा जरूर, क्योंकि ये थोड़ा पेपर जो आपका है वो स्पेशल है, लगभग एग्जाम जैसा आपका पेपर आज होने वाला है। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए पहला ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, सी नंबर कह रहे हैं लुम्बिनी में हुआ था। देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है, लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। लुम्बिनी नामक स्थान पर आपका हुआ था। क्लियर है। और अगर पूछे मृत्यु कहाँ हुई थी तो कुशीनगर में हुई थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सिराज ए हिंद के नाम से विख्यात जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि जौनपुर नगर की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए 2 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसकी स्मृति में बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था। तो इनका भाई था कौन, जौना खां, जिसे जूना खां भी कहते थे, है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जौना खां या जूना खां की याद में बनवाया था। किसने, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। चलिए किसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। 3 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए लॉर्ड रिपन, देखिए ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था। यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए हुमायूं के समय से। कब से, हुमायूं के समय से ही आपका हुआ था। अब यहाँ पर एक पॉइंट होता है कि जहांगीर के समय, तो जहांगीर के समय अपने चरम पर था। क्या, जहांगीर के समय जो चित्रकारी थी अपने चरम पर भी थी। तो इसका जो ऑप्शन बने आपका नंबर, क्योंकि उद्गम माना गया है, तो उद्गम किससे हुआ है, हुमायूं से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन थे। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, इनमें 5 नंबर में। देखिए 5 की अगर बात कर लें तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए पुर्तगाली। दोस्तों याद रखिए सबसे पहले कौन आए थे, आपके पुर्तगाली आए थे, जो कि 1498 में, है ना, प्रथम पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, कालीकट बंदरगाह में, जो कि वहाँ का एक राजा था, है ना, कौन, जमोरिन, उसने इसका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता का नव संग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार किस अधिवेशन या किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए 6 का ऑप्शन काफी लोग जवाब दे रहे हैं, सी नंबर, ये लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 इसका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किसके नेता थे। चलिए भगत सिंह थे कौन सी पार्टी के या किसके नेता थे, यहाँ पर 7 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है बी नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको लॉक करना है। आपका जो जवाब बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा 8 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके 1931 में। दोस्तों कब हुआ था, 1931 में 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये किसके प्रयास से हुआ था, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर के प्रयास से गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिए गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। क्लियर है। प्रयास किस मतलब इसका जो समझौता करवाया था वो आपके तेज बहादुर सप्रू भी शामिल थे और एम.आर. जयकर भी इसमें शामिल थे। क्लियर है, पॉइंट को नोट करिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था। रॉलेट एक्ट पारित होते समय जब भारत का वायसराय कौन था, 9 को ऑप्शन देना है। देखिए आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। आपको याद होगा कि जो आपका प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट का विरोध करने की वजह से ही वहां पर सभा लगी थी, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया, क्वेश्चन नंबर 10 में।
देखिए 10 का भी ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं एनी बेसेंट, है ना। आपका जवाब बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगर पूछे विश्व स्तर पर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलन वाल्डस्वर्थ और कर्नल आल्टस ने किया था, है ना। ये विश्व स्तर पर थे, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर अधिकांश मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में घटित होती हैं जिसका तापमान क्या होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लॉजिक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, हमने कई बार आपको समझाया भी है। तो चलिए अधिकांश जो मौसमी घटनाएं होती हैं किसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। अब आप बताइए कि इसका जो तापमान होता है ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ घटता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या परिवर्तित रहता है दोस्तों, जवाब दीजिए। सबसे पहले आप लोग वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी लोग देखिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप लोगों के लिए इतनी अथक प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों के इस बार को इतने नंबर आ जाएं कि आप लोगों की सोच से ज़्यादा नंबर आए, इसलिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, इतने मॉडल पेपर आपके दिए जा रहे हैं, आपकी इतनी क्लासें दी जा रही हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं दोस्तों, सभी लोग सपोर्ट करिए और एक साथ सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर 11 नंबर में काफी लोगों को प्रयास आ रहा है, कह रहे हैं भैया यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर, ऊंचाई के साथ घटता है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जिसका ऑप्शन आया बी नंबर, ऊंचाई के साथ घटता है। इसका लॉजिक भी हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर आपकी सबसे भारी गैस आपकी कौन सी, यहाँ पर भारी गैसों में कार्बन आपकी होती है, और ये कार्बन ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो भारी जो आपकी चीजें हैं वो नीचे रह जाएंगी, हल्की गैसें ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जो आपका एरिया मिलता है कहाँ पर, आपका क्षोभ मंडल, तो वहां पर ये कार्बन की मात्रा कम होती है, जिससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आसमान में पहुंच जाएंगे तो टेम्परेचर आपको कम हो जाएगा, नहीं, वहां पर एक लिमिट होती है, क्योंकि यहाँ पर एक परत मिल जाती है समताप मंडल, तो समताप मंडल अवशोषण करता है तो इसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जो आंसर है 12 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा बी। याद रखिएगा, कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, लंदन जो बसा है वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर वियना आपके बोल्गा है, न्यूयॉर्क आपका हडसन है, लेकिन बर्लिन दिया गया है राइन, क्या बर्लिन दिया है राइन। अब आप बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बर्लिन जर्मनी में स्प्री नदी किनारे, क्या स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। इस कारण से जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है, तो जहाजी नहर ऑप्शन बनेगा ए नंबर। याद रखिए मिस्र में सुएज नहर, मिस्र में जो आपकी सुएज नहर है, ठीक है ना। और इस नहर को बनाने का जो कार्य हुआ था वो 1858 ईस्वी में फ्रांसीसी एक इंजीनियर थे फर्डिनेंड, है ना, इनके द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है शब्द काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है, काला सोना किसके लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर देखिए 14 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए काला सोना पेट्रोलियम, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये काफी जगह आपको अपवाद के रूप में मिलता है, यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है, तो ये बताइए त्रिपुरा जो घिरा हुआ है किससे घिरा हुआ है, त्रिपुरा। तो देखिए इसके आसपास अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके बांग्लादेश से है, तो बांग्लादेश कहां पर है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1995 में आरंभ की गई मिड डे मील योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध एवं वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो जो आपकी मिड डे मील योजना है इसका प्रबंधन, इसका व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है। यहाँ पर 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए डी नंबर है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की जाती है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और हाँ ये डेट याद रखिएगा कि 1995 में आपकी प्रारंभ की गई थी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना। 1 से 5 तक के बच्चों को है, लेकिन बाद में क्या हुआ है, अब ये आपके कक्षा 8 तक के बच्चों को शुरू कर दिया गया है। पहले 1 से 5 तक के लिए था, लेकिन अब ये क्या है बढ़ाकर आपके 5 से मतलब कक्षा 8 तक ये कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया जाता है। चलिए दिया गया है या दिया है, तो ये बताइए प्रभावपूर्ण मांग का जो रोजगार सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिए कीन्स ने दिया है, कीन्स इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला मुद्रा बाजार किसके लिए होता है, मुद्रा बाजार जो होता है वो किसके लिए होता है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन सो लगेंगे, लेकिन अगर डेली पढ़ लेते हैं तो आपके 5 नंबर क्लियर भी होंगे, क्योंकि बात है यहाँ पर कितने नंबर की, 5 नंबर की दोस्तों, 5 नंबर की। पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखिए 18 की अगर बात करें 18 नंबर में, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अल्पकालिक कोष, मुद्रा बाजार किसके लिए, तो अल्पकालिक कोष, 30 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका, राइट हो जाएगा, ए नंबर।
चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मूल्य लेखांकन समीकरण क्या है। मूल्य लेखांकन समीकरण पूछा गया है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 को ऑप्शन डी हो जाएगा कि संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी। क्या याद रखिएगा, ये सूत्र होता है संपत्ति बराबर देयता प्लस इक्विटी, अर्थात मूल्य लेखांकन में संपत्ति का आकलन देयता तथा इक्विटी को शामिल किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत में पहली बार मतलब मुद्रा का जो विमुद्रीकरण हुआ था ये कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन लॉक करना है। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए स्वतंत्र भारत दिया गया, स्वतंत्र भारत में है ना, स्वतंत्र भारत पूछ लिया गया है। तो देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, ये है आपका 1978। क्या हो जाएगा 1978 में ये आपका हुआ था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकती है। तो आर्टिकल 32 अर्थात आपके मौलिक अधिकार में उल्लंघन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 का यूज करके ही, आर्टिकल 32 में जो आपकी रिटें होती हैं उनको यूज करके ही हम लोग अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 22 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 22 नंबर में। चलिए देखिए आपका 22 नंबर के ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है अनुच्छेद 244। ठीक है, अनुच्छेद 244 के तहत जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। अब यह जो आपका मेघालय, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होता है। लेकिन याद रखिए मैंने बता दिया है, ये जो आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इनके अलावा ही लागू होगा, इनमें नहीं लागू होगा क्योंकि इनके लिए स्पेशल बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहाँ पर देखिए 23 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 75 का फर्स्ट हो जाएगा, है ना, 75 के फर्स्ट में ही तो होगा ना। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि होती है वो कितनी होती है। लोकसभा में सामान्य सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है। 24 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन हो जाएगा 1 माह होती है दोस्तों। क्या 1 माह होती है, 1 माह होती है, इसको याद रखिएगा। जबकि मंत्रियों द्वारा विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि होती है वो 7 दिन की होती है, मात्र 7 दिन की होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में, कि जो कौन सा मौलिक अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। तो ये करता है ऑप्शन डी, याद रखिएगा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूलोज, है ना। देखिए आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सेल्यूलोज की बनी होती है और यह बहुत जटिल पदार्थ होता है ना। और ये सेल्यूलोज जो होता है पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो यहाँ पर आंसर जो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग कागज के निर्माण में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि कोहरा, बादल, कुहासा, इस जो उदाहरण है किसके उदाहरण हैं। कोहरा है, बादल है, कुहासा है, ये जो उदाहरण है आपके किसके हैं। चलिए लॉक करिए जल्दी से 27 नंबर में। तो देखिए आपका एरोसॉल इन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, एरोसॉल कहा जाता है दोस्तों, इन्हें बोलते हैं एरोसॉल कहा जाता है। ठीक है ना, ओस, कोहरा, कुहासा, बादल जल वाष्प के संघनन की प्रक्रिया से बनते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एरोसॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा जनित नहीं है। कौन सा रोग है प्रोटोजोआ के द्वारा जनित नहीं है 28 नंबर में। तो 28 की अगर हम बात करते हैं तो देखो दिया गया मलेरिया, पेचिस, पोलियो और आपकी अमीबियासिस, है ना। तो देखिए 28 नंबर पे आप लोगों को पढ़ा होगा पोलियो। भाई पोलियो प्रोटोजोआ से तो होता नहीं है, पोलियो प्रोटोजोआ से तो होना नहीं है। क्यों, क्योंकि पोलियो होता है एक विषाणु जनित रोग होता है ना, जो कि आपकी बॉडी में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। खाने के साथ, पानी के साथ ही आपका कह सकते हैं विषाणु पहुंच जाता है आपकी बॉडी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। 29 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत के द्वारा होता है। क्या, याद रखिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए यकृत केवल ग्लूकोज का उपयोग करता है, यकृत केवल ग्लूकोज का उपयोग
उपयोग करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो उपापचयन के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आयोडीन की कमी से क्या होता है, और आयोडीन की अगर कमी हो जाती है दोस्तों याद रखिए क्या हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, घेंघा रोग हो जाएगा, है ना। और यह रोग जो होता है थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि होती है, जो गले में आपकी होती है ना थायराइड ग्रंथि, वो उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए 60 की अगर बात करें तो 60 का ऑप्शन में से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए 60 नंबर की अगर बात करें तो 60 का जवाब क्या हो जाएगा। अभी इसी प्रकार से रिलेटेड अभी देखो क्वेश्चन मिला था वो 16 था, और यहाँ पर देखो आपका क्या है तो 15 होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दे इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन लॉक करना है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, तो आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 जो आपका दिया है, यहाँ पर 61 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर हो जाएगा, पूर्वी रेलवे कोलकाता हो गया, पूर्वी तटरेखा भुवनेश्वर हो गया, दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर दिया गया है। ये बताइए क्या दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर है क्या, दक्षिण पूर्व रेलवे क्या है भाई, जल्दी से बताइए दक्षिण पूर्व रेलवे जो आपका है तो है क्या। चलिए 61 नंबर में यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। चलिए बिल्कुल जवाब सभी लोग दीजिए भाई, दक्षिण पूर्व रेलवे दिया गया है, दक्षिण पूर्व रेलवे। देखिए दक्षिण यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये है तो इसका मतलब बीच में आता है, और बीच में जो आपका कौन सा आएगा आपका। चलिए उत्तर पूर्वी, नो सर, कोलकाता। जी हाँ देखिए एक तो आपका यहाँ पर आपका दिया है उत्तर पूर्वी, तो आपका कोलकाता हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर और ऊपर पहुंच जाते उत्तर पूर्वी मध्य, तो दूसरा हो जाता बिलासपुर हो जाता, है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा कौन सा, तो यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। मतलब ये आपका सुमेलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 60 है, 60 नंबर बताया नहीं है आप लोगों के, 60 नंबर जो दिया गया है 60 नंबर में तो ऑप्शन डी दिया है, 15 जून दिया तो है, हमने बताया तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए हैदराबाद में, क्या हैदराबाद में, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन दिया गया बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों याद रखिए बांग्लादेश की मुद्रा पूछा गया है, तो 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, टका हो जाएगा, क्या टका, जिसका ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगला है लोक नृत्य का एक रूप बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ये बताइए बिहू का जो संबंध है वो किस राज्य से है। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा 64 नंबर में, तो 64 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका असम का है। कहाँ का है, असम, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है कि विशाख दत्त द्वारा रचित प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा आपसे विशाख दत्त द्वारा रचित प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस का विषय किस पर आधारित है। यहाँ पर 65 का ऑप्शन देना है, 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 65 की अगर बात करें तो देखिए ये दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित है। यहाँ पर जो आंसर है आपका यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। 65 का ऑप्शन डी बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के जो षड्यंत्र होते थे उस पर आपका है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। 6 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो सार्क की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। सार्क की स्थापना देखो पूछा गया था पिछली बार, आपको याद होगा, जिन लोगों ने पिछली बार पेपर दिया था उन्हें याद होगा कि सार्क से क्वेश्चन आपका बना था। और यहाँ पर जो 1985 ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। सार्क में पूछेगा कौन सा सदस्य आपके हैं, तो देखिए 8 सदस्य आपके हैं, इनमें से भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन जो आपका चीन है, चीन और म्यांमार आपके पड़ोसी देशों में जो चीन है और म्यांमार है इसके आपके पड़ोसी देश नहीं है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन याद रखिए है ना, कि चीन और म्यांमार जो पड़ोसी देश है ये आपके शामिल नहीं है, भारत इसमें शामिल है। ठीक है चलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस एक का लोकप्रिय उपनाम है। चलिए सर बताएं नंबर 60 के क्या बोलते हैं यार, क्वेश्चन भी नहीं सही बोल पाते, क्या पूछ रहे हो। चलिए गोल्डन लैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक लोकप्रिय उपनाम है, यहाँ पर 67 नंबर में, तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोल्डन लैंड दिया गया है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका म्यांमार है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका म्यांमार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, म्यांमार बनेगा। ठीक है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा भूटान को क्या बोलते हैं, तो भूटान को बोलते हैं थंडर, है ना,
ड्रैगन ऑफ थंडर बोलते हैं, भूटान को बोलते हैं, जो पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है यहाँ पर 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 68 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, खड़गवाला में है दोस्तों। कहां पर है? 68 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर खड़गवाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 समझा दीजिए, क्वेश्चन 60 में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन 60 में तो पूछा गया था दिवस क्या होता है, और सिंपल सी बात है, उसमें क्या 60 वाले में है? मतलब ना समझने वाली कोई बातें नहीं है कि उसमें दिवस पूछा गया है और दिवस है तो दिवस रट लीजिए, उसमें क्या समझना है? समझने वाली कोई चीज होती तो समझो, नहीं समझने वाली होती तो उसको क्या समझना है यार? दिवस पूछा गया, दिवस तो आपको रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिवस ही तो दिया गया था, 15 जून वाला जो पूछा गया था। चलिए यहां पर देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपके कौन है? चलिए जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपके कौन है? 69 का ऑप्शन देना है। चलिए जब क्वेश्चन नंबर 60 नहीं समझ में आया तो दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्यों भाई? अच्छा, बुजुर्ग के बारे में क्या है क्या नहीं है? चलिए बुजुर्ग के बारे में नहीं जानते हो, अब नहीं जानते हैं, उस समय क्वेश्चन पूछना चाहिए था। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 69 में आ गए हैं। यहाँ पर बात करिए, पिछली बात भूल जाइए, ठीक है ना। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपके कौन है? जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा, देखिए इंडिया विंस फ्रीडम क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नंदी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? नंदी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? जवाब देना है, क्या जवाब हो जाएगा? चलिए देखिए नंदी पहाड़ियां 70 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कर्नाटक में है दोस्तों। कहां पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहां एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है? चलिए 11 का ऑप्शन देना है, और 11 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आंसर है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऊना, क्या है? ऊना, ये जो आपका है जीतपुर बोहरी है, जीतपुर बोहरी आपका पड़ता है, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये नेपाल के हैं, इन्होंने अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके पहले 26 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, और ये 27वीं बार अपने नाम ये रिकॉर्ड किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया है? चलिए भाई जवाब देना है। यहाँ पर बताइएगा 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व सतत परिवहन दिवस। 13 का जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भारत और फ्रांस के बीच क्या दिया गया है? भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेनेलियर दे ला लीजन द ऑनर से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये जो नवाजा गया है ना, ये किससे नवाजा गया है? तो 14 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, आपके एन चंद्रशेखरन को नवाजा गया है। और ये भी क्वेश्चन आपको देखो पढ़ाया भी गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है संचार साथी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, संचार साथी हो जाएगा, है ना। एक करंट अफेयर हमने पढ़ा दिया था, देखिए अब कितना आसान हो गया है, एक बार पढ़ते हैं 2 बार आपको रट जाएगी, ऐसे 3-4 बार पढ़ा देंगे ना तो हर चीज रट जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट है, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो 16 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। संबल सिंह शिल्प, महोबा गोरा पत्थर शिल्प और मैनपुरी तारकासी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा मेरी लाइफ, क्या है? मेरी लाइफ। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर इनमें से कौन बना है? यहाँ पर जवाब देना है, थोड़ा देखिए आराम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है?
तो दोस्तों ये है आपका भोपाल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भोपाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भारत के 82वें और तेलंगाना राज्य के छठे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। यहाँ पर देखिए 19 नंबर का जो ऑप्शन है आपका प्रवीण उपल्ला, क्या है, प्रवीण उपल्ला है या प्रवीण बाकू ओपन है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है। चलिए 20 को ऑप्शन देना है और 20 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है, प्रवीण सूद, क्या हो जाएगा, सीबीआई के नया निदेशक आपका प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन शायद छूट गए थे, हिंदी क्वेश्चन शायद हमसे गलती से आज छूट गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे क्या कहते हैं, जो किसी के उपकार को याद रखता है उसे क्या कहते हैं, या किसी के किसी को उपकार को याद करने वाले को, है ना, उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। गिरीश की संधि विच्छेद पूछा गया है, गिरीश की संधि क्या होती है, गिरीश की संधि विच्छेद पूछा गया है कि गिरीश की संधि विच्छेद क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं क्या, गिरधनीश होता है जिसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आपका है मुरमुर्स, मुमूर्ष किसे कहते हैं, मुमूर्ष ये शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया था, ठीक है। और गीला का विलोम पूछा गया था कि आर्द अर्थात गीला का शुष्क होता है। क्वेश्चन छूट गए हैं गलती से आज, ठीक है। यहाँ पर आइए गद्यांश में, और ये गद्यांश देखो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही लाजवाब गद्यांश है, क्योंकि ऐसे हम सॉल्व नहीं कराते हैं, लेकिन ये गद्यांश संभावित है कि पूछा जा सकता है सेम टू सेम। छोटा गद्यांश है तो इसे हम सॉल्व करा रहे हैं। कह रहे हैं हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण यह पहले अरबी फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में अंग्रेजी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इससे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता के किसी भी पक्षपाती में यह शक्ति है कि यह विभिन्न भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर सके या कर दे, यह कभी संभव नहीं है। उपयुक्त प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं, हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है। मतलब ऐड हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ऐड इतना भी ना हो कि हमारी हिंदी को बर्बाद कर दें, है ना, ऐसा भी नहीं करना है। यहाँ पर देखो कई भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप विकृत तो नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी की हिंदी ही बनी रही या नहीं बिगड़, मतलब किसी के बिगड़ना नहीं चाहिए, बस ये चीज है। यहाँ पर दिया गया गद्यांश का उपयुक्त तो शीर्षक क्या हो सकता है, इसमें शीर्षक पूछा गया है क्या हो सकता है, तो आपकी जो हिंदी है वो सजीव भाषा है, हिंदी है वो सजीव भाषा है। अगला है हिंदी में नए शब्दों के अपनाते समय किन बात को ध्यान रखना चाहिए, किस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग हिंदी, मतलब आपकी जो हिंदी है इसको आप लोग अपना रहे हैं तो अपनाते समय किस बात को ध्यान रखना चाहिए 72 नंबर में। तो देखिए आपका 72 नंबर आपसे दिया गया है कौन सा, यहाँ पर दिया गया है पहला पॉइंट कि हमारी भाषा इस सम्मिश्रण से अपना रूप तो नष्ट नहीं कर रही है, अन्य भाषाओं को बेमेल से हमारी कोई भारतीय भाषा का कोई रूप विकृत तो नहीं हो रहा है ना, दूसरी भाषाओं से मुहावरे आदि से बिगड़ तो नहीं रहा, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी हैं, इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगला दिया गया है हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है, हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है। तो देखो यहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, अगर इसमें ऐड होंगे हिंदी में नए शब्द आएंगे तो इसका और प्रचार होगा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, अब देखो विश्व में तीसरे नंबर की हिंदी हो गई है, विश्व में तीसरे नंबर में हिंदी को स्थान मिल गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है 74 नंबर में। तो यहाँ पर दिया गया हिंदी में अरबी फारसी के शब्द आपके आए हैं, हिंदी में अंग्रेजी के शब्द आपके आए हैं, हिंदी में और भी अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, मतलब ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। देखो सरल था कि नहीं, समझो कोई चीज को तो कठिन नहीं होता है, आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग सोचो कि नहीं अरे चलिए 1 नंबर की बात है वो एग्जाम के समय पढ़ लेंगे, तो भाई एग्जाम के समय पढ़ सकते हैं, फिर तो मैराथन क्लासें होती है, फिर मैराथन में कौन कितना पढ़ पाता है वो तो समझदार है खुद ही। हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं माना है। तो यहां पर देखिए कह रहा है अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति, ये शब्द इसकी क्या है, इसकी प्रधानता है, इसका गुण है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो गद्यांश में क्या दिया है, जल के बारे में दिया है। तो जल का जीवन से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, हमारे शरीर में 3 भाग पानी का है, उसी प्रकार धरती पर 3 भाग जल का है। अब ये गद्यांश आपके नॉलेज के लिए है, नॉलेज भी पढ़ेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे। जल के कारण हरियाली है और हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, परंतु आजकल लोग इंडस्ट्रीज, है ना, रिहायशी भवनों के नाम पर गलत निर्णयों के कारण हरियाली का विनाश कर रहे हैं। जल का धरती से गलत दोहन किया जा रहा है, कहते हैं जल ही जीवन है
और बिन पानी सब सुन, यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल के बिना सारी पृथ्वी का पर्यावरण दूषित हो जाएगा तथा पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। इस कारणवश पृथ्वी मानव विहीन हो जाएगी, है ना। तो जल के बारे में दिया गया था। तो गद्यांश में बताइए कि गद्यांश में किसके बारे में क्या कहा गया है। चलिए बताइए गद्यांश में किसके बारे में क्या दिया गया है, कि गद्यांश जो है किसके बारे में है 76 नंबर में। तो जल का महत्व क्या समझाया गया है, जल का महत्व समझाया गया दोस्तों, यहां पर भी हो जाएगा जल का महत्व। अगला है धरती पर कितना भाग पानी है। धरती पर कितना भाग पानी है, ये तो अभी आपने पढ़ा, नहीं भी पढ़े होते गद्यांश को तो भी आप लोग लगा देते। 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 भाग पानी है। अगला हरियाली किसके कारण होती है, तो आप कहेंगे सर हरियाली होती है जल के कारण होती है। क्या, जल के कारण होती है। हरियाली के विनाश का कारण क्या है, तो देखो यहाँ पर हरियाली का विनाश हो रहा है, क्यों, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह लग रही हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, रिहायशी भवन बन रहे हैं, शहर बढ़ रहा है ना। क्यों भाई, जब ये सब चीज़ बढ़ेंगे, धरती से गलत तरीके से पानी को निकाला जाएगा, है ना, दोहन किया जाएगा गलत तरीके से यहाँ पर, तो भैया हरियाली तो विनाश होगा, हरियाली विनाश होगा, पानी विनाश होगा, मतलब यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो देखिए 80 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हमें हरियाली से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि भाई जब पानी है, पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी, और हरियाली से ही हमको ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, हमें ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, तो आपके पौधों से ही मिलती है, अर्थात हरियाली से हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो पॉइंट आपका है कंप्लीट होता है। ठीक है, धन्यवाद।